जय भीम साथियों, मैं राजेश बजाट आज आपके सामने समाज के बहुजन समाज के जितने भी संगठन और जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं उनसे मैं एक अपील और निवेदन लेकर मैं पेश हुआ। साथियों, मैं सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से इसलिए आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अपने समाज के बहुजन समाज के जो नेता लोग हैं वो तो 1932 में ही जो फैसला पूना पैक्ट के तहत हो गया था उनके तहत वो अपनी पार्टियों की काम कर रहे हैं। वो तो अपनी सुनते नहीं है, वो अपनी सुनते नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने समाज के कर्मचारियों की और समाज की अन्य जो तरह की विभिन्न मांगे हैं, जो अपने समाज के मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक हमारी समस्याएं हैं, उनको लेके मैंने कई नेताओं में बहुजन समाज के जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकती थी मैंने व्यक्ति से उनके पास जाकर उनकी मेल आईडी पे उनको जरिए रजिस्टर्ड पत्र मैंने कुछ समस्याएं भेजी, लेकिन वो आज तक उस जरूरत समस्याओं पे नहीं बोल पाए क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। साथियों, जो बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं वो नेता लोग अपने अपने पार्टियों का जो आदेश है वो सिर्फ वही मानने तक बाध्य है। पूना पैक्ट के तहत ये जो जितने भी समझौते हुए थे उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि 10 साल तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन वंचित समाज को लोगों को दिया जाएगा और 10 साल में अनटचेबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी, समानता लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 70 साल से अधिक होने तक भी जो समानता आज तक प्रतिस्थापित नहीं हुई है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो बिना मांगे ही हर 10 साल से बढ़ा दिया जाता है, जो अपने समाज के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता जा रहा है। क्योंकि अपना जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नुमाइंदे हैं, जिनको पार्लियामेंट में पूछना चाहिए कि साहब आज़ादी के 70 साल बाद तक भी हमारे समाज को हक व अधिकार मिले या नहीं मिले, किसी ने हिसाब मांगा ही नहीं, तो उनसे तो हम आस करना, किसी भी प्रकार की आशा रखना उनके मैं तो बेमानी समझता हूँ। इसलिए मैं उनसे किसी भी तरह का आग्रह नहीं करूँगा क्योंकि बहुजन समाज का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो खुल के और अपने समाज की जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस समाज की पैरवी पार्लियामेंट में वो कर सके। तो साथियों, मैं समाज के जो सामाजिक संगठनों के जो पदाधिकारी है उनसे अभी कुछ अपेक्षाएं हैं और आशा भी है कि वो कुछ लोग उनमें सामाजिकता है, इसलिए उनसे समाज की पीड़ा जाहिर करने का मैंने विचार किया। और इसलिए मैं आप सबके सामने मेरे इस वीडियो के माध्यम से और मैं भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी संगठन का पदाधिकारी और कुछ भी मैं बढ़ के नहीं, इस समाज का एक सदस्य, वंचित समाज का सदस्य, शुभचिंतक और भारत का नागरिक होने के नाते मैं आज कुछ समस्याएं जो समाज की है वो प्रकट करना चाहता हूँ। साथियों, अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखा गया है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, ये बात तो बाबा साहब ने कही थी, लेकिन किस संदर्भ में कही थी, क्यों कही थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये बात आज का जो युवा है या आज का जो व्यक्ति ये बात कहता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए कहता है और जहाँ तक मेरी सोच है वो बेचारा वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है क्योंकि नेता तो अब सुनते नहीं है उनकी। जब नेता लोग हैं वो नहीं सुनते तो समाज के लोगों को ही कहेगा। फिर बाबा साहब की एक बात पकड़ के बैठ गए कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, ये धोखा नहीं है। ये जैसे जो नेता लोग पार्लियामेंट में अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं, अपने समाज के हक अधिकार की मांग नहीं उठा पाते हैं, उसी तरह ठीक कर्मचारी भी पूर्णतया सरकार का गुलाम है। वो सरकार की नीति चाहे वो खराब हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाने का अधिकारी है, वो बोल नहीं सकता। तो वो पूर्णतया उस बहन है उस पर। और बाकी का जो समाज है, जो समाज प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको तो गुलाम बना रखा है कि तू बोलेगा नहीं। और जो वंचित समाज के जो लोग हैं वो अभाव में जी रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है,
और संगठन के पदाधिकारी जितने भी है वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें बाबा साहब ने कहा था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, ये समाधान नहीं है। आज मेरा मुख्य उद्देश्य है मैं आने का वो ये है कि बहुजन समाज के कर्मचारियों से आप लोग आशा रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने जो समाज के कर्मचारी है वो लगभग कर्मचारी अपना जो समाज का हक व अधिकार है, समाज की चिंता है, मनन है समाज के बारे में, वो करना उन्होंने बंद कर दिया है। उसके पीछे का जो मुख्य कारण ये है कि वो भूल चुका है कि कर्मचारी को इंडिविजुअल किसी को आरक्षण नहीं मिला था, ये आरक्षण मिला था समाज को। और जो समाज पीछे रह गया उसके लिए मान्यवर काशीराम जी साहब ने, जो अपने समाज के जो लोग हैं, जो अग्रणी कार्यकर्ता बन के रहे, काशीराम जी ने भी बहुत काम किया था। उन्होंने बताया था कि पेबैक टू सोसाइटी, समाज के अंदर जिस समाज से आप आगे बढ़े हो, जिस समाज को जो हक मिला था वो हक लेके आप आगे रिप्रेजेंटेशन करने आप अपने समाज की जा रहे हो, उस समाज के लिए आप समय श्रम पैसा बुद्धि हुनर पेबैक टू सोसाइटी कुछ तो दो। तो साथियों, कुछ कर्मचारियों ने ये देने की कोशिश की तो उनके साथ में अन्यायपूर्ण तरीके से सरकार ने व्यवहार किया। मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा, वैसे तो मेरे पास में कम से कम 20 से 25 लगभग केस ऐसे हैं जो मेरे पास में पड़े हैं, वो जो समाज के लोगों के सर्विस मैटर्स। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अपने समाज के नेताओं को तो अवगत कराने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं समाज के पदाधिकारियों से, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि मैं एक आप लोगों के सामने एक ज्वलंत जो मुद्दा है वो रखना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो हक व अधिकार, जब भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जब सबको समान न्याय का अधिकार है, तो वंचित समाज के लोगों को, वंचित समाज के जो कर्मचारी है, उनको समान न्याय के अधिकार से वंचित किया जाना, ये पूर्णतया एक बहुत बड़ी बदमाशी का हिस्सा है। और वो बदमाशियाँ आज़ादी के बाद में जितनी भी पार्टियों ने भारत पर और अपने राज्य पर राज किया है, उन्होंने किए, मिलके किए दोनों। साथियों, अपने समाज की एक महिला जो जिसका माया बाजार नाम है, वो महिला कर्मचारी जब सेकेंड ग्रेड टीचर थी, उस समय 2001-2 की भर्ती में उन्होंने प्रधानाध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करने के बाद में आरपीएससी से उनके पास लेटर आया कि आपका अनुभव कम होने के कारण, 4 दिन का अनुभव या 5 दिन का अनुभव कम होने के कारण आपको इस इंटरव्यू से वंचित किया जाता है। पीड़ित कार्मिका ने माननीय न्यायालय सिंगल बेंच में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने थोड़े सालों बाद में डिसीजन दिया कि नहीं, इनकी योग्यता का मापदंड है वो पूरा हो रहा है और जो समर वेकेशन जो अवकाश है वो योग्यता में काउंट होगा, सरकार वेतन भले उसका दे या नहीं। उसके बाद में सरकार डबल बेंच में गई। डबल बेंच का फैसला भी पीड़ित कर्मचारी के पक्ष में रहा। उसके बाद में उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो काफ़ी 2-3 सालों बाद में उसको वो कंटेप्ट लगाया गया कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर रहा फला फला डिपार्टमेंट, नामजद पार्टी बनाई। तो माननीय न्यायालय ने 2001 का चलता हुआ प्रकरण 2018 में डिसाइड किया और 2018 में डिपार्टमेंट ने अपनी गलती स्वीकार की, आरपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार की, इंटरव्यू लिया और उनको योग्यता के आधार पर मेरिट उनकी निर्धारित की गई और अमुक कर्मचारी से सीनियर रहेगा, ये कहते हुए विभाग ने आदेश जारी किया। साथियों, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि 2018 में जो कर्मचारी न्याय की उम्मीद कोर्ट से और सरकार से कर रही थी, वो विभागीय पदोन्नति से प्रिंसिपल बन गई और प्रिंसिपल बनने के उपरांत आरपीएससी ने और न्यायालय के आदेश के बाद में और प्रिंसिपल पद से उनको हेडमास्टर बनाया गया और 2 साल के परीक्षा काल की सजा और दे दी गई, जबकि उस कर्मचारी पर ऐसा कोई लागू ही नहीं होता, ये विभागीय नियम कहते हैं। लेकिन विभाग की मोनोपोली देखिए आप, जब निदेशालय में जाके संपर्क किया गया तो एक ही नस्ल के लोग मिले वहाँ पर ज़्यादातर,
जो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कि जैसे हम कोई विदेशी नागरिक है, इस देश के नागरिक ही नहीं है। हमें न्याय की उम्मीद करना और अपने हक अधिकार की बात करना उनको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। तो ये बहुत मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण सी स्थिति है कि आज आज़ादी के 70 साल से अधिक होने के बाद में भी वंचित समाज के लोगों को कार्यालय में और न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं संगठन के समस्त पदाधिकारियों से, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेता, न मैं किसी संगठन से बोल रहा हूँ, मैं एक भारत का नागरिक और वंचित समाज का एक नुमाइंदा बोल रहा हूँ, जो मेरी एक पीड़ा है। उस कर्मचारी को आज तक न्याय नहीं दी गई, जबकि आज उनको डीओडीपीसी में शामिल होना चाहिए था और प्रिंसिपल से हेडमास्टर बना के उनको बिठा रहे। एक तरफ उनको 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली नुकसान कर किया जा रहा है, उसके बाद में ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि काम नहीं तो दाम। अरे हम तो काम भी कर रहे हैं साहब, अपर पोस्ट पे काम कर भी चुके हैं और आज डीओडीपीसी में हमारा नाम आना चाहिए। क्या आप रिटायरमेंट के बाद में हमें डीओ बनाओगे, डीओडीपीसी में नाम लोगे? तो इस प्रकार के कम से कम भी 20-25 केस तो मेरे पास में है। अपने समाज के नुमाइंदे जो कर्मचारी है वो बोलेंगे कैसे साहब? उनको थोड़ा संबल तो दीजिए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में आप संज्ञान लेवे। और मेरे पास में डॉक्यूमेंटली एविडेंस है इस सरकार पे, ऐसी सरकारों पे, ऐसे मंत्रियों पे और ऐसे डिपार्टमेंटों पे एट्रोसिटी एक्ट लगानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन किया है। एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को अकारण बिना किसी कारण के और जातीय भेदभाव रखते हुए मंत्री से लेकर डायरेक्टर तक, बाबू वहाँ के बाबुओं तक उन्होंने अकारण उनको प्रताड़ित करने का जो काम किया है। तो मैं एक दूसरा आग्रह मैं ये करना चाहता था कि अभी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, तो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते साहब आपकी गाइडलाइन की हम पालना कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में आप इसमें डीओडीपीसी कर रहे हो और उधर डीओ के लोगों को आप वंचित भी कर रहे हो, तो उन लोगों को सड़कों में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेटरबाजी खूब कर ली, आपको जरिए मेल हमने भेज दिया, मंत्री जी से खुद से मिल लिए और समाज का जो वरिष्ठतम 90 साल से अधिक उम्र के जो है नुमाइंदे उनको लेके मैं मिला था मंत्री जी से। तो मंत्री जी ने कहा अरे यार ये तो इतना अफसोस जाहिर किया मंत्री जी ने मुझे। उसी समय कुमाराम जी की जो मैंने किताबें पढ़ी है, चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ा, चौधरी सर छोटू राम जी को पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि नहीं वो लोग उनके विचार भी अभी भी मंत्रियों में, नेताओं में जिंदा है। तो उन्होंने मंत्री जी ने, डोटासरा जी ने खुद ने ये अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इस बच्चे के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, मैं जिम्मेदारों को बख्शूंगा नहीं और मैं 15 दिन के अंदर आपको न्याय दिलाऊंगा, आप निश्चित रहिए, ये मेरी गारंटी है, ये केस मेरा हो गया। दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी ने हमारा काम तो किया लेकिन हमें सजा दी। प्रिंसिपल थे मंत्री जी से मिलने से पहले और मंत्री जी से मिलने के बाद में हम हेडमास्टर बने। तो इस प्रकार का न्याय अब दोबारा मंत्री जी से साहब मिलने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले कुछ शिक्षक संगठनों के लोग मिले थे तो उनको भी वो सुना था, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि वो अंदर कर दो, ये कर दो, सस्पेंड कर दो, ये कर दो, वो करो। तो वो लोकतंत्र, जो व्यक्ति, जो नेता लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, जो प्रजासत्ता की सत्ता को नकारते हैं, जो ज्ञापन नहीं लेते हैं, उन लोग उम्मीद करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अंत में दुखी होकर मैं समाज के न्यायालय में ये केस, इन सब कर्मचारियों के केस ट्रांसफर करता हूँ और मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को जज मानते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो समाज के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को सीधा तौर पर संवैधानिक रूप में उठाएं। साहब आज कई रजिस्टर्ड संस्थाएं बनी हुई हैं, तो उन संस्थाओं के मालिकों से मेरा आग्रह है कि जब दोनों सरकारें इधर उधर, वो सरकार भी ऐसा ही करती है, ये सरकार भी ऐसा ही करती है, तो मैं नागरिकों, पदाधिकारियों के साथ साथ में मेरे समाज के नुमाइंदों से, मेरे समाज के साथियों से, लोगों से भी अपील और निवेदन करना चाहूँगा कि जब ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी को अपने समाज के जो लोग हैं वो आज तक बहुमत से साथ देते, अपना मत देते आए हैं, तो फिर भी अपने लाते पड़ रही है। तो मैं जब तक अपन लोग कोई विकल्प निर्माण नहीं कर लेते हैं, क्योंकि विकल्प निर्माण करना, और ये बात अब खुल्ला कहना इसलिए तो हो गया कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकार है वर्तमान सरकार, ये सरकार भी अपन को गुमराह कर रही है।
यदि ये गुमराह नहीं कर दी तो पिछली सरकार में जो अपने कर्मचारियों के 20-20 साल से अपने कर्मचारियों के जो सर्विस मैटर है, हक व अधिकार की लड़ाइयाँ है, वो पेंडिंग पड़ी है, तो वो क्यों पड़ी है? उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किसने किया है? समान न्याय का अधिकार हमसे कौन छीन रहा है? भारत के अंदर लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये सरकारें लागू करती है और यही सरकारें उस पर अमल नहीं करती है। मैं सरकार के नुमाइंदों से, सरकार से ये मेरा प्रश्न है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मैटर में, माया बाजार वाले मैटर में दोषी कौन है? अब तक उनको ये उनका जो वास्तविक हक है क्यों नहीं दिया गया है? इस पे आरटीआई में भी सवाल किया गया था, लेकिन आरटीआई का भी कोई जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। कोर्ट के आदेश की पालना भी आप नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट के न्यायाधीश की कलम में भी अब दम नहीं रहा है, क्योंकि कंटेम्प्ट के बाद में भी, कंटेम्प्ट लगने के बाद में भी किसी को न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट का महत्व खत्म हो जाता है साहब। और जिस समय कोर्ट का महत्व खत्म हो जाता है ना साहब, तब इसी संविधान में, इसी संविधान निर्माता ने ये हक व अधिकार भारत की जनता को दिया है साहब। तो जनता के न्यायालय में जब निर्णय होगा ना साहब, तो वो कड़ा होगा, आप लोग बौखला जाएंगे उससे। और विद्रोह करने के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ाने के लिए आप हमें मजबूर मत कीजिए साहब, हाथ जोड़ के आग्रह आपसे। अन्यथा ये जो संविधान जिन्होंने लिखा है ना, वही खून हमें है और इसको पढ़ना भी हम जानते हैं, पढ़ के इसको अमल में लाना भी हम जानते हैं, और जो अमल में नहीं लाता ना तो उसको आईना दिखाना भी हम जानते हैं साहब। हमारे समाज के इसी संविधान में जो प्रतिनिधित्व का हक हमें दिया गया है, तो हमारे समाज के युवा बेरोजगार क्यों हैं? हमारे समाज के लोगों दिन व प्रतिदिन परेशान क्यों होते जा रहे हैं और कमजोर गरीब क्यों होते जा रहे हैं साहब? हम बहुसंख्यक होते हुए भी हमें कमजोर क्यों किया जा रहा है? और ये मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा, जातिगत भावना से ग्रसित मत हो साहब आप। यदि यही मामला आपकी विधानसभा का होता या आपका वोटर होता तो क्या आप तभी करते? ये आपका रिश्तेदार या आपका जाति है, कोई बिरादरी का होता तो ये आप करते साहब। हमने तो आपकी जाति के लोगों से भी बहुत कहलवा दिया, आपसे व्यक्तिगत भी मिल लिए साहब, लेकिन आपने अभी तक संज्ञान इस पर नहीं लिया है। तो हमारा इस तरह से उग्र होकर बोलना लाजमी है, क्योंकि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं साहब। हमारे हक की आवाज़ हम उठाएंगे, इसके लिए कर्मचारी भी बाध्य नहीं है अन्याय सहने के लिए, व्यापारी भी बाध्य नहीं है, किसान भी बाध्य नहीं है, मजदूर भी बाध्य नहीं, कोई भी बाध्य नहीं है साहब। ये आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत में हर आदमी को अपने हक व अधिकार की आवाज़ उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं उसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए मैं आपसे मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने इस माया बाजार की जो फाइल है और हमारे अन्य जो कर्मचारियों के जितने भी डीपीसी में धांधली की है, उनका वापस टोटल उसकी जांच की जाए और हमारे जो वंचित किया है जिन कर्मचारियों को, उनका हक दिया जाए। जिनका वेतन रुका उनको वेतन दिया जाए, पदोन्नति रोकी हुई है उनको पदोन्नति दी जाए साहब। ये प्रतिनिधित्व का मामला है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस प्रतिनिधित्व के मामले से आप वंचित करके आप ये सिद्ध कर रहे हो कि सरकार उसमें और सरकार इसमें कोई अंतर नहीं। और जब कोई अंतर नहीं है साहब, तो परिवर्तन करना हमारा अधिकार है, और परिवर्तन उसके खिलाफ भी किया जाता है जिसके विरोध में लोग होते हैं, और जिसके विरोध में होते हैं उसके विरोध में आवाज़ मुखर वो आवाज़ निकाली जाती है साहब, आक्रोशित भाषा में भी और अन्य तरीकों में भी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा समाज के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के कि ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करके सरकार को पूछा जाए और ऐसे मामलों में जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट दर्ज की जाए। क्योंकि किसी सरकारी कर्मचारी को, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी भी व्यक्ति को दस्तावेजी सबूत जब उपलब्ध हो जाता है, उनको जानबूझ के उनके साथ में अन्याय अत्याचार किया जाता है तो एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन होता है, और इस सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन किया है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार खुद ऐसे कर्मचारियों पे जिन्होंने जानबूझ के इस फाइल को रोका है उन पे एट्रोसिटी एक्ट दर्ज करे और हमें न्याय दिलाए। तुरंत प्रभाव से डीओडीपीसी को रोकी जाए और उसमें विसंगतियां हैं उनको दुरुस्त की जाए। विसंगतिपूर्ण और कोरोना काल में आपका जो आदेश जो ये जारी किया जा रहा है तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा साहब। हम अभी आग्रह कर रहे हैं, उसके बाद में हम खुल्लम खुल्ला विद्रोह भी करेंगे, क्योंकि हमारे खून में नहीं है। समय समय में हमने सब कुछ किया, परिवर्तन भी किया, आगे भी करेंगे।
और अब भी हम करने में सक्षम है। हमारे समाज के युवाओं को आप लोग जो दोनों सरकारें हैं ना, ये भ्रमित करने का काम नहीं करे साहब। उन पे मुकदमे लगा के उनके भविष्य का ना कैरियर चौपट करने मत न करे साहब। वो जब हक की आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग उस पर मुकदमे दर्ज करते हो। हमारे प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन को आपने पूर्णतः दोनों सरकारों ने खारिज कर दिया है। अन्यथा मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ, झुंझुनू जिले की एक समीक्षा करते हैं तो इसमें कितने एससी के थानेदार हैं। जो प्रतिनिधित्व का मामला आप खुद नहीं मान रहे हो साहब, आप खुद असंवैधानिक काम कर रहे हो। और दूसरा जो बोलता है वो अखड़ता है आपको, जो असंवैधानिक जो संविधान के विरोध में काम करता है उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई आमजन हो। और इस सरकारों ने हमारे कर्मचारियों को, विशेषकर मैं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक निवेदन करता हूं सरकार से कि शिक्षा विभाग में एक ही नस्ल के जो निदेशालय में आपने बिठा रखे हैं ना, ये नुमाइंदे, वो फाइलें दबा के बैठे। मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, मेरे जो नंबर है यहाँ इसमें पब्लिश है मेरे वीडियो के नीचे, तो एक कम से कम हाथ जोड़ के, मैं कोई बड़ा मंत्री संतरी कुछ भी नहीं हूँ। मैं समाज में भारत का एक नागरिक हूँ और भारत का नागरिक होने के नाते मैं संवैधानिक रूप से मैं इस लॉकडाउन खत्म होते ही मैं खुद डायरेक्टर शिक्षा विभाग निदेशालय जाऊँगा। और जो जिन कर्मचारियों की अनावश्यक रूप से जी बाबू हो चाहे कोई अधिकारी हो, जिसकी टेबल पे वो फाइल मुझे मिल जाएगी ना, खुद थाने में लेके जाऊँगा उसको कि इसने जानबूझ के और हमारे कर्मचारियों को हरेसमेंट करने की कोशिश की है, हमारे कर्मचारियों को नाजायज रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं साथ ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समाज के बहुत सी महिलाएं हैं बेचारी ऐसी, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो विडो है, जो कुछ ऐसी कर्मचारी है जिनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ खराब है, वो बाहरी जिलों में नौकरी लगते हैं और बाहरी रिटायरमेंट होके आते हैं। मजबूरी में कईयों को तो बीच में उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है, सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है। और कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, वो अपने गृह जिले में ही लगते हैं, गृह जिले में रिटायरमेंट लेते हैं। इतना तो सर जरूर है कि कम से कम रिटायरमेंट के 10-5 साल तो उनको जिले में ला के रखो साहब। आपकी शिक्षा नीति की समीक्षा कीजिए सर, स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है आप लोगों की। और जब आप लोग असंवैधानिक तरीके से काम करोगे ना तो हम विद्रोह भी करेंगे। और मंत्री जी महोदय जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 75% रिश्ते लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उनको भी हम आपसे हकीकत बताएंगे कि ठीक है, आप अपने विधानसभा के विधायक हो, वहाँ से जीत रहे हो, हमें कोई आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो तो आप पूरे राजस्थान के लिए काम करना पड़ा, सहानुभूतिपूर्वक काम करना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री बन के काम करना पड़ेगा। तो आप LLB के, तो आपको तो पता है कि भारतीय संविधान है वो समान न्याय का अधिकार देता है। संविधान की उद्देश्य का ही अंत कर दिया आप लोगों ने, तो संविधान की बात ही क्या करेंगे साहब। तो मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी महोदय कि हमने आपसे समाज के वरिष्ठतम नागरिक को, जिसकी आप कहने को तो इज्जत करते हो, उनको आपने जो आश्वासन दिया था, हमें जो आश्वासन दिया था 15 दिन का, उस 15 दिन का क्या हुआ सर? उसके बाद में हमें आपने नुकसान में क्यों दिया सर? हम आपके क्या जाते दुश्मन है क्या? हमारी आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज थे वो तो बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे, तो सर आपको ये शोभा नहीं देता। और समाज के जितने भी मेघवाल समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब ऐसे कर्मचारियों के प्रकरणों पर संज्ञान लो और प्रतिनिधित्व का मामला उठाओ। सरकार से 70 सालों का हिसाब पूछने के अपना हकदार है, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग से संविधान शुरू होता है, किसी के बाप की विभूति नहीं है। ये राजस्थान और ये भारत। समाज के, बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं के लिए भी मैं समाज के मेरे प्रत्येक युवा से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपके भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य अंधकार में है। तो आप ये जो 10 साल से ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं ना, इसका विरोध करो, क्योंकि ये रिजर्वेशन प्राप्त जो नेता है कभी भी अपने समाज के हक व अधिकार के लिए विधानसभा में नहीं बोलते हैं। यदि किसी नेता ने बोला है तो वो बताए। अभी कुछ समय पहले तो एक MLA महोदय ने ये भी अमुक जाति पे आरोप लगाते हुए कहा था कि इस जाति के सब जगह लोग बैठे हो रहे हमारे काम नहीं करते। सत्तारूढ़ पार्टी के MLA ये बात कहते हैं तो शर्मसार करने वाली बात है आम जनता के लिए।
नेताओं के लिए। वो पार्टियों के क्यों बनते हुए साहब, वो तो जनता के नुमाइंदे ना, वंचित समाज के नुमाइंदे हैं, तो वो तो उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए। जनता उनके साथ में है, वो जनता के द्वारा चुन के वहाँ पे गए हुए हैं, तो वो डरते क्यों हैं। और मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि डरपोक किस्म के नेताओं को जहाँ भी रिजर्वेशन सीटें हैं वहाँ युवा लोगों को आगे लाओ, जो वैचारिक लोग हैं उनको आगे लाओ, जो संविधान को मानते हैं उनको आगे लाओ। अरे अपने समाज के लोग वहाँ जाके चुन के तो अपन बेचते, वहाँ जाके ईश्वर की कसम खा के वो बैठ जाते हैं और भारतीय संविधान को तार तार कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पूर्णतया आप लोगों से को सजग रहने की सलाह देता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और सामाजिक जो संगठन बने हुए हैं उनको स्वतंत्र लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग स्वतंत्र हैं सरकार को पूछने के लिए, सरकार को कटघरे में करने के लिए। और ये हम गारंटी देते हैं कि आपके पीछे जन सलाह प्यार मिलेगा साहब। आप खड़े तो होइए, आप असली मुद्दों पे आइए तो सही। आप समाज के जो डूबती हुई रगे हैं, उन नब्ज हैं, उनको साहब संभालो तो सही थोड़ा। इस समाज को बेसहारा समाज मत समझो साहब, ये समाज बेसहारा नहीं है, ये भ्रमित तो था और समाज के नुमाइंदों द्वारा ही भ्रमित किया गया समाज है। लेकिन अब ये हमेशा भ्रमित रहेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि समाज हमेशा इसको बरगलाते रहेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन भी होगा। और जो परिवर्तन करने की हम कोशिश करते हैं ना साहब, तो हम पे अंगुली उठाने की और अनावश्यक ये खोप दिखाने की ज़रूरत नहीं है साहब। हम भारत के आर्टिकल 19 के तहत हमें ये आज़ादी मिली है कि हम हमारी बात रख सके। और यहाँ हम बात नहीं रख रहे हैं साहब, हाथ जोड़ के हमसे आपसे हम जो हक मांग रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं हम, हमारी बात भी। और वो हक आप यदि नहीं दोगे तो ये संविधान भी हमें ये आज्ञा देता है, संविधान भी हमें ये सलाह देता है कि यदि तो उसका भी ट्रीटमेंट जो इसी संविधान में लिखा हुआ है और वो हम करेंगे। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि न तो मेरा इस प्रकार का कोई वीडियो बना के प्रसिद्ध होने का है, न भविष्य में कोई राजनीति करने का मेरा मामला है। लेकिन मैं ये करता हूँ, ये डूबता हुआ समाज है, ये समाज अब खत्म होने की कगार पे है। समाज के लोग जो है ना, कर्मचारी तो वैसे परेशान है और बाकी के जो मजदूर वर्ग है ना, वो भूखमरी के कगार पे आ गया है। किसी को किसी भी तरह की योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। समाज कल्याण का नाम बदल दिया गया है, अब कल्याण शब्द नहीं है समाज उस डिपार्टमेंट में भी, वहाँ पे भी सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग, सोशल जस्टिस तो साफ पहले से ही नहीं था इस देश में, अब कहाँ से मिलेगा। श्रम कल्याण में जो ये चला गया तो गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा साहब। समाज की बड़ी स्थितियाँ खराब है, इसलिए समाज के हक व अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ और आवाज़ उठा के सरकार कोई भी हो, सरकार को कटघरे में खड़ा करो, सरकार की हकीकत सामने लाओ। राजनीति, अकेली राजनीति ये करने से कुछ नहीं होता है साहब, जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, युवाओं को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। किसी पे अत्याचार हो गया उस पर मुकदमा दर्ज करो, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। मुकदमा दर्ज करने के बाद में सजा मिली या नहीं मिली ये पता करना आवश्यक है। लगभग मुकदमों में तो हाई तौबा करके मुकदमा दर्ज करवा भी देते हैं, तो उसके बाद में भी उसका रिजल्ट सिर्फ शून्य रहता है, एफआईआर लगती है कोर्ट में। फिर अपने समाज के वकील भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा समाज के वकीलों से कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मेरे समाज में जब इतने वो डॉक्टर, इतने वकील, इतने ये हो जाएंगे उस दिन मेरा समाज सुदृढ़ हो जाएगा। साहब एक आध वकील समाज की आवाज़ सही दिशा में उठाकर तो देखो, पूरा समाज उनके साथ में। समाज को आज जस्टिस की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। समाज को कर्मचारियों को न्याय की ज़रूरत है, समाज के कर्मचारियों को के पदोन्नति रोकी जा रही है, अनावश्यक उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो उन पे सब पे आप लोगों को आगे आके सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को और समाज के वकीलों से मैं आग्रह करना चाहूँ कि आप दोनों आके, अब आप हमारी आखिरी उम्मीद बचे हो। इन नेताओं से किसी भी तरह की उम्मीद हमने बंद कर दी है, क्योंकि नेता खुद ही प्रताड़ित है। वो खुद ही सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं, थोड़ा सा बोल जाएंगे तो मंत्री पद घट जाएगा अपना। तो जो नेता चुना हुआ अपना नेता इतना डरपोक है, तो उसको नेता से क्या उम्मीद है। इसलिए मैं समाज के वकीलों से और विशेषकर समाज के संगठनों के पदाधिकारियों से, जो समाजों के नाम से पढ़े, कि अपने अपने समाज के कर्मचारियों की क्या स्थिति है वो तो देखो साहब, आप पूछ सकते हो स्वतंत्र रूप से। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और किसी भी संगठन, समाज के संगठन का पदाधिकारी को अपमानित करने का मेरा कोई उद्देश्य
नहीं है। सरकार के कोई नुमाइंदा, मेरे बहुजन समाज का कोई भी नेता यदि मेरे से नाराज इस बात पे होता है तो उसी नाराज रहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मेरे समाज के जो जजेज है, अंतिम आस है, समाज के संगठन के पदाधिकारी और वकील, उनसे न्याय मांगने के लिए मैंने ये मेरी अपील की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस विनती पे ध्यान देंगे, समाज के युवाओं पे लगे हुए मुकदमों पे आप पैरवी करेंगे और समाज के युवाओं को पथ भ्रमित नहीं होने देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।